वजह से, कौन था साजिश के पीछे और कौन कौन से तार इससे जुड़े हुए हैं, तमाम राज जो हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। इस खबर पर लगातार हम सुबह से बने हुए हैं और फिलहाल ताज़ा स्थिति क्या है इसका भी रुख करेंगे। इसके लिए हमारे जो संवाददाता हैं वो जुड़ चुके हैं। सुधाकर दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही विशाल बैरिस्टो और साथ साथ नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही मुंबई से भी हमारे जो संवाददाता हैं शिशिर शैलार ताज होटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, योगेश शीतल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा मैं विशाल, अगर बात की जाए क्या समय बताया जा रहा है कि आखिर कब तक तैमूर राणा जो है वो भारत पहुंचेगा? देखिए मुकुल, मेरे जो सूत्र हैं एनआईए में वो उन्होंने मुझे बताया है कि शाम को 6 बजे बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तैमूर राणा का फ़्लाइट यहाँ पर लैंड करेगी। और जैसे कि हम जानते हैं एक स्पेशल फ़्लाइट से एनआईए के ऑफिशियल्स गए हैं उसको एक्सट्राइड करने के लिए। दुबई होता हुआ ये जहाज़ लॉस एंजलिस से चला है और शाम को 6 बजे बाद तक वो लैंड करेगा और सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किया गया है। मैं इस वक्त पालम एयरफोर्स स्टेशन पर खड़ा हूँ। यहाँ से उसकी गाड़ियाँ निकलेंगी तैमूर राणा की और पुख्ता सिक्योरिटी के साथ उसको यहाँ से ले जाया जाएगा एनआईए के कस्टडी में और एनआईए जो है उसको लेकर पूछताछ के लिए आगे जाएगी। मल्टीपल एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि तैमूर राणा का भारत आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जब उसके एप्लीकेशन को रद्द किया उसके बाद हमारी ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी मानी जा सकती है, क्योंकि दुनिया को पता चलेगा किस तरह से पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चला रहा है। तैमूर राणा के साथ जो सिक्योरिटी है उसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्वाट टीम है जिसका है जो स्पेशली एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है उसको डील करने के लिए। तो पूरी सुरक्षा के अंदर कड़ी सुरक्षा में उसको ले जाया जाएगा और फिर उसकी कोर्ट में पेशी होगी। क्योंकि आज गवर्नमेंट हॉलीडे है तो हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट या तो वर्चुअली हियरिंग करे या फिर खुद जाके तिहाड़ के अंदर भी उसकी हियरिंग कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा मामला भारत के लिए जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ताकि दुनिया को ये पता चले किस तरह पाकिस्तान और ख़ास तौर से आईएसआई के इशारे पर किस तरह से हेडली ने और तैमूर राणा ने ये पूरा प्लान किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कुछ टाइम पहले, चूंकि जब मैं जयपुर से रिपोर्टिंग करता था तो वहां पर भी हमने देखा किस तरह से पुष्कर के अंदर जाके भी रेकी की गई। पुष्कर के अंदर बैत-ए-खाबाद है यहूदियों का प्रार्थना स्थल, वहां पर सारे तैमूर राणा ने रेकी की नजर आएंगे। पूरी रेकी के बाद पूरी प्लानिंग के साथ ये हुआ है। जी बिल्कुल शिशिर, आपका रुख करना चाहूँगा क्योंकि जो वहाँ का मंजर था शायद ही कभी कोई भूल पाएगा, लेकिन जब आज जब खासतौर से तैमूर राणा भारत पहुँचेगा उसके बाद पूछताछ भी की जाएगी और इससे पहले भी हमने देखा था करीब 400 पन्ने की जो चार्जशीट थी वो तैयार की गई थी और किस तरीके से तमाम जो मामले हैं और जो सबूत जुटाए गए हैं, क्या कुछ कहना है खासतौर से मुंबई पुलिस की भी अगर बात की जाए, क्योंकि ना सिर्फ प्रत्यार्पण की जो पहले कोशिश हुई उससे पहले भी हमने देखा तमाम सबूत जो हैं वो इकट्ठे किए गए थे। देखिए तैमूर राणा को की कॉन्स्पिरेटर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक अहम कड़ी कहा जा रहा है उनको। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि तैमूर राणा मुंबई में आता है, मुंबई में जो है इसकी पूरी तरीके से प्लानिंग की जाती है और साथ ही साथ जो पाकिस्तान में बैठे थे उनके साथ कोऑर्डिनेट भी जो है तैमूर राणा कर रहा था। मतलब किस प्रकार से फंडिंग होगी, किस प्रकार से ये पूरी प्लानिंग कैरी आउट होगी, इसकी पूरी जानकारी तैमूर राणा के पास थी। तैमूर राणा ही वो इंसान है जिन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा कि डेविड कोलमैन हेडली को जो है जिन्होंने लॉजिस्टिकल सपोर्ट यहाँ पर मुहैया कराया था, तो इसीलिए ये की कॉन्स्पिरेटर है। दूसरी बात हम कहते हैं कि किस प्रकार से आईएसआई की बात सामने आती है, लश्कर ए तैयबा की बात सामने आती है। हालांकि इन संस्थाओं में आईएसआई की बात करें फिर लश्कर ए तैयबा में जो है कौन लोग तैमूर राणा के साथ उस वक्त इस प्लानिंग में शामिल थे, इनका भी नाम जो है सामने आ सकता है। कई सारी चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है जो भारतीय एजेंसीज है वो सामने लाने का प्रयास करेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि हालांकि अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से जो 10 आतंकी आए थे हालांकि उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। एक उसमें से अजमल कसाब को जो है पूरी तरीके से लीगल प्रोसेस के जरिए जो है फांसी की सजा दी गई थी। हालांकि ये वो लोग जो सामने आए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस प्रकार से इसके पीछे अन्य कोई लोग है क्या और उनका किस प्रकार से कनेक्शन है, ये भी साबित करना एक बड़ी चुनौती भारत के सामने इस वक्त है और इसीलिए कहीं ना कहीं बड़े ऐसे जवाब जो है तैमूर राणा से मिलेंगे। दूसरी बात इसमें यह भी है कि हालांकि मॉड्यूल हम बात करते हैं कि किस प्रकार से कैरी आउट किया जाता है, मोडस ऑपरेंडी होती है, स्लीपर सेल्स होते हैं, लोकल हेल्प किस प्रकार से की जाती है, क्या उसमें कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये सभी चीजें जो है एजेंसी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी।
तो ऐसे में हालांकि ये सवाल तो जरूर होंगे तहव्वुर राना के लिए, तो इन सभी मुद्दों पर भी जो है इस वक्त जो है एजेंसियां ध्यान देगी। हालांकि इसके जवाब मिलने के बाद रास्ता काफी आसान है कि किस प्रकार से ये पूरा जो तथ्य है वो प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रखे जाएंगे और किस प्रकार से फिर से एक बार जो है पाकिस्तान जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट करता है उसका पर्दाफाश किया जाएगा। ये एक अहम बात जो है एजेंसियां भी जो है सामने वाले करेगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो तमाम साजिश की गई थी उसके राज अब खुलते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है उसके जरिए मदद मिलेगी। ये तस्वीरें हैं तब की जब मुंबई पर हमला हुआ था और कैसे इन हमलों का मास्टरमाइंड जो है वो उसको आज भारत लाया जा रहा है। खासतौर से सुधाकर आपके पास से भी और जानकारी लेना चाहूँगा, अगर एजेंसीज की अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था वो राणा जो कि बचने की ना जाने कितने ही कोशिश करता रहा, अमेरिका की कोर्ट में लगातार वो अपील करता रहा कि उसका प्रत्यार्पण पे किसी भी तरह रोक लग जाए, लेकिन एजेंसीज हमारी जो है लगातार जाती थी, वहाँ पर जो डेट्स होती थी उनमें गई और लगातार सबूत जो है, जो प्रमाण है वो रखे गए, जिसके बाद आज प्रत्यार्पण की जो हम कह सकते हैं एक तरीके से पूरा होगा जब तहव्वुर राणा भारत पहुँचेगा। बिल्कुल, देखिए, और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 10 सालों में आतंक के खिलाफ भारत ने जो लड़ाई लड़ी है, एक तरह से ग्लोबल मुहिम चलाई है, उसका भी एक प्रतिफल आप मान सकते हैं। हमने देखा कि हाल ही में पीएम मोदी अमेरिका गए थे और उसके बाद ये हुआ है। मुकुल, इस बात को ज़रूर मायने रखना पड़ेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की तहव्वुर राना की रिकन्सिडरेशन के लिए एक्स्ट्राडिशन पर, तो उसके विद इन डेज जो है ये प्रत्यर्पण हुआ है। तो ये जो भारत और अमेरिका का जो काउंटर टेरर को लेकर जो कोऑपरेशन है उसको दिखाता है, सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। बीते 4-5 सालों में हमने देखा कि कई बार एनआईए की टीम अमेरिका गई, वहाँ के कोर्ट्स में तथ्यों को, सबूतों को, डॉजियर्स को सामने रखा, उसको अमेरिकी कोर्ट ने माना। जो वहाँ की एजेंसियों के साथ जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों का तालमेल रहा और जो एक स्पष्ट निर्देश, एक जो लीडरशिप इस पूरे घटनाक्रम में दिखाई दी है पीएम मोदी की गृह मंत्री के निर्देश पर जो काम हुआ है और जो कानूनी बदलाव हुए हैं, विदेशों में जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर जो यूएपीए कानून को मजबूत किया गया है, एनआईए एक्ट को जो मजबूत किया गया, उन तमाम वजहों से आज ये संभव हुआ है कि ये एक्स्ट्राडिशन हुआ। सिर्फ ये डिप्लोमेटिक विजय नहीं है, लेकिन आगे भी अगर आप कहें तो भारत की जो मुहिम चल रही है आतंक के खिलाफ, उसमें एक बड़ी भूमिका इस कार्रवाई की होने वाली है, क्योंकि जो पाकिस्तान हमेशा इस बात को कहता रहा है कि इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल था, उसको बेनकाब करने में और भी ज़्यादा मदद मिलेगी और भी सबूतों को रखा जा सकेगा कि किस तरह से ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था। जो और भी अपराधी हैं, साजिद मीर हो, लखवी हो, हाफिज सईद हो, मेजर इकबाल, इस तरह के जो तमाम जो 26/11 के अपराधी हैं उनको सामने लाया जा सकेगा। तो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की बात हो, एफएटीएफ या यूएन जैसे मंच हो, उस पर प्रमुखता से इस मुद्दों को भारत रख सकेगा। तो उस लिहाज से भी कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दिन भारत के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन, और भारत की बात जो है वो वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो और पुख्ता होती हुई यहाँ पे नजर आएगी। फिलहाल नीरज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनआईए हेडक्वार्टर से। नीरज, जानना चाहेंगे आपसे, लगातार आपकी रिपोर्ट में भी हमने देखा किस तरीके की जो तैयारी है वो की गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब तक जो प्रत्यार्पण है वो हो पाएगा, और उसके बाद जिस तरीके से आपने बताया कि एनआईए हेडक्वार्टर में ही जो मेडिकल है वो कराया जाएगा, उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो होगी। देखिए, बिल्कुल, आप देखें, पहले तो मैं कुछ विजुअल आपको दिखा देता हूं कि ये सामने आप देखें एनआईए हेडक्वार्टर है, और रोड पर अगर आप देखें कि पूरी रोड को बैरिकेड कर दिया गया है सुरक्षा को ध्यान में देखकर। राइट हैंड पर ही मेट्रो स्टेशन है, उसको भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि एनआईए हेडक्वार्टर के ठीक सामने मेट्रो स्टेशन है। इसके साथ ही आप देखें कि सामने जो पुलिस की जो वैन है वो खड़ी हुई है। मीडिया से भी कहा जा रहा है कि एनआईए हेडक्वार्टर के आसपास ना रहें, थोड़ी सी दूरी जो है वो बना के रखें। तो उम्मीद की जा रही है कि 2 बजे के बाद कभी भी तहव्वुर राना इंडिया के अंदर आ सकता है, लैंड करेगा, और एनआईए की टीम एयरपोर्ट पर मौजूद है। और जैसे ही तहव्वुर राना एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, एनआईए की टीम उसको अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद उसको सेफ हाउस या फिर एनआईए हेडक्वार्टर है वहाँ पर लाया जाएगा, और वहाँ पर उसका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल की टीम भी तैयार की गई है, वो भी यहाँ पर तैयार है। इसके साथ साथ ही उससे पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर तहव्वुर राणा को कोर्ट के सामने पेश भी किया जाना है।
तो उससे पहले एक बार फिर दोबारा से उसका मेडिकल करा के कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और एनआईए की टीम जो तहव्वुर राणा है उसका जो रिमांड है वो भी लेने की कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ ही आप देखें कि यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। एक तरीके से एनआईए हेडक्वार्टर पर जो सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि आज का दिन काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि 26/11 का जो साजिश करता है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। एक बड़ी लंबी कह सकते हैं कि लड़ाई उसके लिए लड़ी गई। 17 साल के करीब का समय है वो हो गया और उसके बाद तहव्वुर राणा को यहाँ पर लाया जाना संभव हो पाया, तो ये भारत की एक बड़ी चीज़ है। और कई सारे सवाल जो अभी तक सुलझे नहीं थे या कहें कि जिन सवालों के जवाब नहीं मिले थे, तहव्वुर राणा के मार्फत उन सवालों के जवाब भी मिल पाएंगे, क्योंकि एनआईए की एक एक्सपर्ट टीम जो खास तौर से आतंकवादियों से इंट्रोगेशन करने के लिए एक्सपर्ट मानी जाती है, वो टीम तैयार है और कई सारे सवालों की लिस्ट उनके पास है जिनका जवाब तहव्वुर राणा से एनआईए की टीम पूछेगी। और इनमें वो भी सवाल मुकुल शामिल हैं कि किस तरीके से, क्या केवल डेविड कोलमैन हेडली के अलावा कोई दूसरे लोग भी शामिल थे या नहीं थे। इसके अलावा जिन लोगों के नाम अभी तक सामने नहीं आ पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पर्दे के पीछे से भी अपनी भूमिका निभाई थी और इतना बड़ा अटैक, इतनी बड़ा जो प्लानिंग है वो बिना लोकल सपोर्ट के संभव नहीं थी। तो क्या लोकल जो सपोर्ट है वो किस तरीके से मिल रहा था, पैसे की फंडिंग कहां से आ रही थी, ब्लूप्रिंट किसका था, पाकिस्तान में साजिश रची गई थी या कनाडा में साजिश रची गई थी। इसके अलावा वो कितनी बार और देश के किन किन हिस्सों में उसने विजिट किया, क्योंकि तहव्वुर राणा, मुंबई पुलिस की माने तो तहव्वुर राणा हमले से पहले मुंबई में आया था और ताज होटल में वो ठहरा भी था। इसके बाद आप देखें कि किस तरीके से डेविड कोलमैन हेडली के द्वारा रेकी गई और इतने बड़े हमले को अंजाम दिया गया। तो कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब एनआईए के जो एक्सपर्ट हैं, जो टीम बनाई गई है, वो उससे लेने की कोशिश करेगी। इंतजार किया जा रहा है, जैसे ही तहव्वुर राणा आएगा मेडिकल कराने के बाद उससे पूछताछ शुरू होगी। जी बिल्कुल, ये तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो मिल पाएंगे। और साथ ही हमारे संवाददाता योगेश भी सीएसटी से जुड़े हुए हैं। योगेश, शीतल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी नीरज ने बताया कि जब मुंबई पुलिस की माने तो उससे पहले भी जो तहव्वुर राणा है वो ताज होटल में ठहरता है, रेकी करता है और करीब 8 बार उसने भारत की यात्रा की है। और उसमें जब हम बात करते हैं हेडली से जो उसके संबंध रहे हैं, सबसे करीबी में माना जाता रहा है और करीब 230 से ज़्यादा बार इन दोनों के बीच में आपस में बात होती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीरज ने अभी कहा कि जब हम बात करते हैं कि वहाँ पे जो लोकल स्तर पर जो उसको सपोर्ट मिला, आखिर क्या कौन कौन थे वो कारक थे, किस वजह से लगातार इस तरह की जो एक हम कह सकते हैं जो घटना थी उसको अंजाम दिया गया, जो तमाम इसके पीछे जितने भी राज थे वो शायद अब बेपर्दा होते हुए नजर आएंगे। देखिए मुकुल, 2015 में जब डेविड हेडली डिपोज किया गया था भारतीय न्यायालय में, तो डेविड हेडली ने कई सारे खुलासे किए थे। आप इशरत जहां का मामला ले लीजिए या फिर सिद्धिविनायक टेम्पल में भी अटैक करने की जो साजिश रची गई थी, हालांकि उसको बाद में अबॉर्ट कर दिया गया, क्योंकि जो यहाँ से रिपोर्ट भेजी गई थी आतंकवादियों के द्वारा जो आए थे रेकी करने के लिए, पहले जो थे जिसमें कि डेविड हेडली था, उसमें पहले कहा गया कि ये चीज़ यहाँ पे अटैक करना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा ज़्यादा मजबूत थी। इसके साथ ही अभी खुलासा किया गया डेविड हेडली के द्वारा कोर्ट में कि जो आतंकवादी थे उनको हाथ में लाल तागा बांध के भेजा गया था, ताकि अगर वो भागते हुए कैमरे में कैद हो तो एक तरीके का इंप्रेशन ये बने कि वो हिंदू हैं। ये कई ऐसे खुलासे जो है वो डेविड हेडली के द्वारा कोर्ट में किए गए थे। अब ये अगर आप तहव्वुर राणा की अगर आप बात कर लीजिए, तो डेविड हेडली को तहव्वुर राणा ने ही मुंबई में लॉजिस्टिक उपलब्ध करवाया था, किससे मिलना है, कहाँ से लॉजिस्टिक मिलेगी, कहाँ से कन्वेंस मिलेगा, कहाँ से क्या चीज़ें जो है वो मिलेगी, कम्युनिकेशन कहाँ पे करना है। इसीलिए तहव्वुर राणा के अगर आप मामले में देखें तो 26/11 का पूरा ट्रायल मुंबई में हुआ था, जो ट्रायल अभी भी चल रहा है कई चरणों में। तो अगर आप इस पर्टिकुलर अगर आप चीज़ को देख लेंगे तो तहव्वुर राणा से उम्मीद ये की जा रही है एजेंसियों की पूछताछ में कि कई ऐसे चीज़, जैसा कि मेरे सहयोगी नीरज भी दिल्ली से बता रहे थे कि कई ऐसे नाम, कई ऐसे चेहरे जो कि पर्दे के पीछे थे, जिन्होंने रोल प्ले किया था, उनको एक्सपोजर जो है वो एक्सपोज हो पाएंगे। ये मुझे लगता है ये सबसे जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है इस पूरे चीज़ का वो यही है। दूसरी बात, अगर आप ट्रायल की बात कीजिए तो देखिए अभी फिलहाल जो सूचना मिले वो ये मिले कि एनआईए के द्वारा वहाँ पे पूछताछ की जाएगी, लेकिन जो अभी एनआईए के डीजी हैं वो तब मुंबई टेरर अटैक जब हुआ था तो कामा हॉस्पिटल में वो खुद गए थे। सदानंद दाते जो कि एनआईए के डीजी हैं वो तब मुंबई पुलिस में थे, मुंबई महाराष्ट्र कैडर के ही वो आईपीएस हैं। तो एक तो आप कह सकते हैं कि यहाँ का जो पूरा सेट है, जो कि पूरा मुंबई सीएसटी मेरे पीछे है, जहाँ ताज अभी शिशिर वहाँ पे थे, चाहे वो नरीमन पॉइंट की अगर आप बात करिए, जहाँ जहाँ भी हमला हुआ
वहाँ पे कई ऐसे सुराग, कई ऐसे कॉन्टैक्ट जो हैं वो एनआईए के हाथ आ सकते हैं या फिर महाराष्ट्र पुलिस की जो एजेंसी है उसके हाथ आ सकते हैं, जो कि तहव्वुर राणा जिसका माध्यम बनेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चीज, एक कह सकते हैं कि तो डिप्लोमेटिक विन है ही, साथ में इस ट्रायल को एक बहुत बड़ा प्रोसिक्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा धार देगा, जिससे कि इस ट्रायल में बाकी लोग भी जो है सस्पेक्ट जो है उनको भी एक्यूज बनाया जा सकता है। अगर आप बड़े प्लेटफॉर्म पे देखें तो पाकिस्तान को ऑलरेडी अगर आप देखें तो जो डेविड हेडली ने एक्सपोज करना शुरू किया था, उसने क्लियर कहा था कि आईएसआई के लोग जो उसमें शामिल थे, लेकिन डेविड हेडली अप्रूवर था, वो एक सरकारी गवाह है इस मामले में। तहव्वुर राणा इस मामले में सरकारी गवाह नहीं है, तो ये दोनों में बुनियादी अंतर है। इसीलिए यहाँ पे ये देखना होगा कि वो कितना कोऑपरेट करता है, कितनी चीजें एजेंसियां उससे निकलवा पाती हैं। जी बिल्कुल, देखना होगा कितनी जानकारी जो है वो निकल कर सामने आती है। सुधाकर, अगर देखा जाए जिस तरीके से भी योगेश ने कहा कि देखना होगा और कितने नाम जो हैं वो एक्सपोज होंगे ये, और इसके साथ साथ अगर खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो एक कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी बेनकाब होगा, क्योंकि यहाँ पे जो साजिश की जब बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं सारे तार वहीं से जुड़ते हुए नजर आए और अब एक अहम सबूत के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए दो मामले स्पेशली दर्ज किए गए थे। एक तो जो 10 आतंकियों की टीम आई थी जिसमें अजमल कसाब भी शामिल था, तो वो एक मामला था जो अटैकर्स थे। उसके अलावा दूसरा जो मामला था जो साजिश करता, तो वो मामला एनआईए दिल्ली में दर्ज किया गया था नवंबर 2009 में, और उसमें पहला आरोपी डेविड हेडली था और दूसरे नंबर पर ही तहव्वुर हुसैन राणा का नाम था। और हम जानते हैं, क्योंकि अब देखिए ये ऐसा पहला मामला नहीं, किसी मामले में ये कल्प्रिट हुआ है। कोपेनहेगन में आतंकी हमला हुआ था, उसमें ऑलरेडी अमेरिकी अदालत से उसको सजा मिल चुकी है। तो ये एक सीरियल ऑफेंडर है आतंकी। इसका कनेक्शन पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी में ये काम कर चुका था, तो एक अपने इमिग्रेशन ऑफिस के जरिए इसने डेविड हेडली को वहाँ भेजा। हेडली ने पूरे एरिया की रेकी की, इसने दोबारा जाके उन तमाम चीज़ों की खुद तस्दीक की। उसके बाद ये फुल प्रूफ प्लान बनाया गया। जो हैंडलर्स थे इसके, चाहे साजिद मीर की बात हो, मेजर इकबाल की बात हो, मेजर समीर अली की बात हो, इन विद द हेल्प ऑफ आप कह सकते हैं लश्कर तैयबा का जो पूरा लीडरशिप था, चाहे हाफिज सईद हो, जकीर रहमान लखवी हो, पाशा हो, इस तरह के तमाम लोग, तो बहुत सारे नाम हैं, करीब दर्जन भर लोग हैं जिनके सीधे इन्वॉल्वमेंट की जानकारी जो जांच एजेंसी एनआईए को, सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है। लेकिन इसमें एक तरह से मुहर ठप्पा लगाने का अगर जो काम करेगा वो तहव्वुर हुसैन राणा का जो बयान है वो करेगा। इसके बयानों के आधार पर कोशिश एनआईए की रहेगी फिर से एक बार डेविड हेडली से भी पूछताछ दोबारा से की जाए और उसके बाद सूत्रों को जोड़ते हुए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब किया जाए। सारी दुनिया के पास जानकारी है, लेकिन अब पाकिस्तान को और भी ज़्यादा बेनकाब करने का काम शुरू होगा। एक डिप्लोमेटिक एफर्ट शुरू होगा ताकि दुनिया को भी ये जानकारी जाए कि किस तरह से भारत के खिलाफ वो आतंकी साजिशों में लगातार शामिल होता रहा है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर जो पूरी दुनिया है, पूरा विश्व है, वो ये जान सकेगा, देख सकेगा आखिर किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश की गई और इस साजिश का जो मास्टरमाइंड था वो अब से कुछ समय बाद भारत पहुंचेगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, जिसमें लगातार आपको हम बता रहे हैं तहव्वुर राणा पर किस तरीके से अब जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। प्रत्यार्पण के बाद खासतौर से अगर बात की जाए, आपसे कुछ समय बाद तहव्वुर राणा जो है वो भारत पहुंचेगा और उसके बाद उसको एनआईए हेडक्वार्टर लेके जाया जाएगा, जहां पहले मेडिकल होगा और उसके बाद आगे की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी। इस खबर पर सुबह से हम बने हुए हैं, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं मुंबई दिल्ली से। फिलहाल रुक करेंगे मुंबई का, जहाँ से शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, जानना चाहेंगे आपसे, जब हम ताज होटल की बात करते हैं, तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं किस तरीके से खौफनाक मंजर सबके सामने आया था, लेकिन रेकी जब पहले की गई और उसके बाद उसको अंजाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं अब सबूत तो सबके सामने आएंगे। तहव्वुर राणा जब अपना मुंह खोलेगा, जाहिर तौर पर ना जाने कितने ही चेहरे जो हैं बेनकाब होते नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो खासतौर से जो खुफिया तंत्र है वो और पुख्ता होता हुआ नजर आया है।
बिल्कुल, अब मैं इस सवाल का जवाब हम पहले देंगे। देखिए, जिस प्रकार से ये पूरा मामला जिस प्रकार से पूरा हादसा हुआ था, टेररिक अटैक हुआ था, पहली बार जिस प्रकार से आतंकी जो है समुद्र के रास्ते बद्वार पार, जो कि मुंबई का इलाका है, बद्वार पार्क पहुंचे। बद्वार पार से मतलब दक्षिण मुंबई का इलाका है। दक्षिण मुंबई के इलाके से जब आतंकी आते हैं तो जो इलाके हैं, खास तौर पर हम बात करें CST स्टेशन, जो काफ़ी जिसमें भीड़ भाड़ होती है शाम के वक्त, रात के वक्त लोग जो है अपने दफ्तर से जो है घर की तरफ निकलते हैं, तो वो एक भीड़ भाड़ इलाका है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ताजमहल पैलेस होटल है, जहां पर देसी विदेशी कई सैलानी आते हैं, कई मेहमान होते हैं जो रुकने के लिए इस होटल में आते हैं। वही हम बात करें और एक होटल ट्राइडेंट, जो कि दक्षिण मुंबई में ही स्थित है, वहां पर भी ये हमला हुआ। मतलब एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया था। भारत के जो नागरिक है, साथ ही साथ विदेशी जो नागरिक है, उन पर भी अटैक किया गया था। नरीमन हाउस, जो कि एक जूइश कम्युनिटी सेंटर है, उसको भी जो है, हालांकि अगर एरिया देखेंगे काफी संकरी गली से गुजरता हुआ एरिया है, लेकिन वहां पर भी जो है रेकी की गई थी। रेकी के बाद इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। मतलब जिसे हम कहते हैं कि प्लानिंग किस प्रकार से की गई थी, इसकी पूरी जानकारी डेविड हेडली और तहव्वुर राना ने पूरी तरह से पहले की थी। जब अजमल कसाब को जब कोर्ट में लाया गया, कोर्ट में उनसे जब सवाल पूछे गए तो उनने ये सभी जानकारी दी थी कि उनके पास पहले से ही ये जानकारी मुहैया थी। उनके पास पहले से ही जो है मैप्स अवेलेबल थे, किस प्रकार से जो है होटल में घूमना है, कहाँ पे होटल की लॉबी है, ये सभी जानकारी उनके पास हालांकि मौजूद थी। तो कह सकते हैं कि बड़ी बारीक जानकारी जो है डेविड हेडली द्वारा और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि तहव्वुर राना द्वारा जो है इन लोगों को दी गई थी, जिसके बाद उनकी ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान में हुई और पाकिस्तान के बाद ये जो सभी आतंकवादी है ये भारत में आए। हालांकि अब इसके बाद भारत ने क्या सीखा है, हालांकि उसके बाद हमने देखा कि जिस प्रकार से 2014 में भारत सरकार में जिस प्रकार से करंट मौजूदा सरकार है वो सत्ता में आती है, उसके बाद कुछ प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं, खासतौर पर इन चीजों पे, खास आतंकवादी गतिविधियों पे किस प्रकार से लगाम लगाया जाए। सबसे पहली बात, इंटेलिजेंस गैदर किस प्रकार से किया जाए, ये दूसरी बात, और इंटेलिजेंस को हर जगह से किस प्रकार से प्रसारित किया जाए, फिर चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज हो जो स्टेट के साथ समन्वय बिठाती है, और स्टेट एजेंसीज जो है लोकल पुलिस के साथ किस प्रकार से समन्वय बिठाती है। इन मुद्दों पर जो है सरकार ने काम किया है, जिसका उदाहरण निष्पक्ष देख पा रहे हैं कि इस प्रकार की गतिविधियां भारत में खास तौर पर जो प्रमुख शहर उसमें कम हुई है। एक दौर ऐसा था जब हमने देखा था कि मुंबई में, खास तौर पर मुंबई की बात करूंगा तो मुंबई में रेलवे स्टेशन में जो है बम फटे थे, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद 2007 रेलवे सीरियल ब्लास्ट हुए थे, 2008 में भी ब्लास्ट हुए थे। एक लगातार एक सत्र था मुंबई में जो कि लगातार ये हमले हो रहे थे और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर कहा जा रहा था, कहीं ना कहीं सुरक्षा तंत्र की चूक मानी जा रही थी। ये कई सारे सवाल उस वक्त उठाए जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जब ये हमला हुआ उसके बाद कौन सी चीजें पर जो है सरकार कम पड़ती है, एजेंसियां कम पड़ती है, इस पर ध्यान दिया गया। और उसके बाद ये आज का दिन है जहां पर हमने देखा कि मुंबई में खासतौर पर जो प्रमुख शहर है, फिर चाहे वो हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, कोलकाता हो, यहां पर इस प्रकार से हादसे नहीं हुए। कहीं ना कहीं ये सफलता भी कहेंगे उन इंटेलिजेंस एजेंसी उसकी जो एक नए तरीके से काम पे लगी, और साथ ही साथ एक सरकार की विल पावर हम कहेंगे कि किस प्रकार से स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेट एफर्ट जो है सरकार ने पिछले कई सालों से लगातार किया, ये उसका भी प्रयास हम कहेंगे। बिल्कुल शिशिर, जाहिर तौर पर वही जो प्रयास हैं वो फलीभूत होते हुए नजर आते हैं। नीरज का रुख करेंगे। नीरज, खासतौर से अगर देखा जाए जिस तरीके से ये पूरी आतंकवादी घटना हुई थी और आपने तो वहां जाकर इसको कवर भी किया था, किस तरह का मंजर वहां सामने था? क्योंकि लोग जो है उन्होंने जब हम कह सकते हैं कि टीवी पर हमने वो तस्वीरें देखी थी, जाहिर तौर पर वो डराने वाली थी, लेकिन वहां रहकर मौजूद रहना और फिर उसको कवर करना, किस तरह का मंजर था वो? 26/11 का अगर हम जिक्र करें तो पूरा अगर हम देखें कि पूरा मुंबई एक तरीके से अफरा तौरी के दौर से गुजर रहा था। कोई भी जगह ऐसी नहीं थी मुंबई की जहां से खबर नहीं आ रही हो। चाहे आप देखें कि ताज होटल हो, इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन है वहां पर आतंकी हमले हो रहे थे, नरीमन जो पॉइंट है वहां आतंकी हमले हो रहे थे, ओबराय होटल है वो आतंकी हमले का जो शिकार है वो हो रहा था, कैफे वहां पर लगातार आतंकी हमले हो रहे थे। पूरे मुंबई में ऐसा लग रहा था कि मान लो कितनी बड़ी संख्या में आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और पूरी मुंबई को एक तरीके से कैप्चर कर लिया है। तमाम जो लोग हैं वो इस घटना का शिकार हुए, उनमें कई सारे जो लोग हैं वो मारे गए, 166 के करीब लोगों की जान गई। कई सारे पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस हमले का शिकार हुए। जिस समय डीडी न्यूज़ की टीम पहुंची थी, मैं और मेरे एक सहयोगी थे उस समय यहाँ पर काम करते थे, रोहन सिंह, जब हम वहां पर पहुंचे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति रही होगी। ऑपरेशन लगातार चल रहा था मुंबई पुलिस के द्वारा, इसके अलावा एनएसजी की टीम वहां पर पहुंची, लगातार दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। मीडिया के तमाम लोग लेट कर उस घटना को कवर कर रहे थे, क्योंकि
तमाम गोलीबारी के बीच में ये जो मीडिया की टीम थी वो रेंज के अंदर थी, तो निश्चित तौर पर उसको कवर करना अपने आप में एक चुनौती भी थी और एक कह सकते हैं कि वो एक ऐसा एक मंजर था जिनका शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि जरूर हमारे जो सुरक्षा बल के जवान थे, हमारे एनएसजी के कमांडो थे, इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को कवर किया और जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को मार गिराया, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किलें हो सकती थी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप देखें कि पिछले 10 सालों में आतंकवादियों के खिलाफ जिस तरीके से भारत सरकार ने कदम उठाए, आप देखें जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, जहां बड़ी संख्या में आतंकवादियों को न केवल मार गिराया गया बल्कि ये भी कोशिश की गई कि सीमा पार से कोई भी आतंकवादी संगठन देश के अंदर ना आ सके और ना ही कोई आतंकवादी गतिविधि कर सके। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकवादी थे उनको या तो सरेंडर करवाया गया या फिर उनको शिकार किया गया, क्योंकि बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जो जान है ये आतंकवादी लेते थे। आप देखें कि एनआईए लगातार पिछले कई सालों से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तहब्बुर राणा का ये जिक्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए कि जो आतंकवादी संगठन है अगर पाकिस्तान से कोई आर्थिक मदद भेजते हैं हवाला के थ्रू तो वो ज्यादातर या जल्द से जल्द ट्रैक हो जाती है। तो ये आतंकवादी क्या करते हैं कि अपने जो खास गुर्गे होते हैं, जैसे तहब्बुर राणा 10 साल पाकिस्तान की सेना में रहा, डॉक्टर था, उसके बाद इसको प्लांट किया गया कनाडा में प्लांट किया जो लश्कर ए तोयबा उनके आतंकवादियों के द्वारा। वहां पर कंसल्टेंसी एक फर्म खुलवाई गई, अमेरिका में उस फर्म की एक जो शाखा है वो खुलवाई गई, देश में खासतौर से मुंबई के अंदर इस शाखा की एक जो शुरुआत है वो की गई, ताकि जो हवाला के थ्रू जो पैसा है लश्कर ए तोयबा का या आतंकवादी संगठनों का वो कनाडा पहुंचे, कनाडा से अमेरिका पहुंचे और अमेरिका से जो जहां पर भी ऑपरेशंस करने होते हैं वहां उस पैसे को पहुंचाया जाता है। तो इस पूरी की पूरी चैन को एनआईए ने तोड़ा था और बड़ी संख्या में अलगाववादियों के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के अंदर कार्रवाई की थी। एक नया गठजोड़ भी निकलकर सामने आ रहा है जो आतंकवादी और खासतौर से गैंगस्टरों के बीच में, उनके ऊपर भी एनआईए कार्रवाई कर रही है। अब तहब्बुर राणा यहाँ पहुंच रहा है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता है। कई सारे सवालों के जो जवाब हैं वो भी लिए जाएंगे। 2009 में एनआईए ने इसमें मामला दर्ज किया था, 2011 में जो चार्जशीट है वो फाइल की थी और चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया था कि तहब्बुर राणा और जो हेडली है उसकी एक बड़ी भूमिका थी, इन्होंने रैकी करी थी और इसके अलावा इनको लोकल भी सपोर्ट मिल रहा था, पाकिस्तान से भी इनको सपोर्ट मिल रहा था, बड़े पैमाने पर हवाला के थ्रू पैसा भी दिया जा रहा था। वही भूमिका साफ होती नजर आएगी। कौन-कौन से लोग इनको मदद कर रहे थे, इन तमाम लोगों के जो नाम और चेहरे हैं वो अब जल्द से जल्द सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, वो नाम वो चेहरे बेनकाब होंगे जल्द, और जल्द ही आपको बता दें जो टीम है सवाल जवाब का भी सिलसिला आपको बता दें यहाँ पर शुरू होगा। खासतौर से हमारे संवाददाता जो है लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए एनआईए हेडक्वार्टर की तो यहाँ पहुँचने के बाद जो आरोपी है तहब्बुर राणा, उससे 26/11 मुंबई हमलों को लेकर स्पेशल टीम कई सवाल पूछेगी, जिससे ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि कौन कौन से आरोपी हैं जो इस हमले में शामिल थे। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। तहब्बुर राणा से पूछताछ के लिए एनआईए ने सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। एनआईए के अधिकारियों की एक टीम तैयार है और ये वही टीम है जो आतंकवादियों से सवाल जवाब करने में एक्सपर्ट है। एनआईए के पास कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब तहब्बुर राणा से एनआईए पूछना चाहती है। क्या डेविड कोलमैन हेडली के अलावा और किसी व्यक्ति ने भारत के अंदर कोई रेकी करी थी या मुंबई में कोई और दूसरा व्यक्ति डेविड कोलमैन हेडली की सहायता कर रहा था? आतंकी हमलों का ब्लूप्रिंट कहां पर तैयार किया गया था? क्या वो पाकिस्तान में तैयार किया गया था या कनाडा में तैयार किया गया था? इसके साथ ही इतना बड़ा हमला प्लान करने में क्या स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह की कोई मदद तहब्बुर राणा या उसके सहयोगियों को मिल रही थी? इसके अलावा भारत में तहब्बुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली जब यहाँ पहुंचा था तो किन किन लोगों से उन्होंने मुलाकात की और क्या वो आतंकी हमलों के बारे में जानकारी रखते थे? इसके साथ साथ ही तहब्बुर राणा से एनआईए ये सवाल भी करेगी, क्या अभी भी कई सारे चेहरे ऐसे हैं जो आतंकी हमले में शामिल थे लेकिन वो नाम और चेहरे सामने नहीं आ पाए हैं? क्या उसकी जानकारी तहब्बुर राणा को थी? तो ये तमाम सवाल हैं जो एनआईए के अधिकारी तहब्बुर राणा से पूछेंगे और ये वो अधिकारी हैं जो आतंकवादियों से इन्वेस्टिगेशन करने में एक्सपर्ट हैं। कैमरामैन उत्तम के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
तो ज़ाहिर तौर पर कई ऐसे सवाल हैं जो कि पूछे जाएंगे और उनका जवाब जल्द से जल्द मिल पाएगा। अब आइए रुक करेंगे, खासतौर से हमारे साथ शिशिर जो हैं बने जुड़े हुए हैं। शिशिर, अगर बात की जाए उस वक्त आपने जो पूरा मामला है कवर भी किया था, आतंकवादी घटना, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की जो आंखों देखी, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कैसा वो मंजर था। और जैसा नीरज ने भी बताया कि हर तरफ नज़र जाती थी, अफरा तफरी नज़र आती थी, क्या कुछ स्थिति थी उस दिन? बिल्कुल, देखिए आमतौर पर अगर देखा जाए मुंबई में शाम का वक्त जो होता है भीड़ भाड़ वाला होता है। खास तौर पर दक्षिण मुंबई का ये इलाका जहां पर ये टारगेट किया गया था, ये पूरा हमला टारगेट किया था, यहाँ से लोग जो अपने घरों के लिए जो है प्रस्थान करते हैं। 7, 8, 9 बजे तक जो है जो दफ्तर छूटते हैं उसके बाद लोग जो है घर जाते हैं। और इसीलिए फिर जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। फिर चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, यहाँ पर अमूमन हम देखते हैं कि शाम के वक्त ज़्यादा भीड़ होती है। और यही बात जो है आतंकवादियों को पता थी, जिस प्रकार से रेकी की गई थी। और इसीलिए हालांकि जब एक छोटी सी नाव में बैठकर जब ये आतंकवादी मुंबई उतरते हैं, रात के तकरीबन 9 बजे का वक्त था, उसके बाद जो है अलग अलग टीमों में ये बढ़ जाते हैं। जो है कुछ टैक्सी पकड़ के जो है कुछ आतंकवादी CST की तरफ आते हैं, कुछ लोग आतंकवादी जो है वो होटल ट्राइडेंट की तरफ जाते हैं, कुछ नरीमन हाउस की तरफ जाते हैं। इस प्रकार से जो है अलग अलग जगह पर, हालांकि दक्षिण मुंबई का ये पूरा इलाका है, यहाँ पर बिखर जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही आतंकवादी अपने अपने स्थानों तक पहुंचते हैं तो जो उन हथियार उनके पास थी, जो राइफल उनके पास थी, उसके द्वारा जो है अंधाधुंध गोलीबारी जो यहाँ पर की जाती है। हालांकि उस वक्त मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने घर की ओर निकला था और उसी स्टेशन से मैं गुजरा था, आगे गया था कुछ, और जब ये घटना प्राप्त हुई, हमें जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर इस प्रकार की कुछ घटना घटी, हम फिर से लौट कर नहीं आए क्योंकि जो लोकल ट्रेन्स थी उनको रोक दिया गया था इमीडिएटली। लोग खासतौर पर पुलिस जो है उसके बाद एक्शन में आई थी, क्योंकि सबसे फर्स्ट एक्शन अगर किसी ने लिया था तो मुंबई पुलिस ने लिया था। मुंबई पुलिस के हवलदार थे, पुलिसकर्मी थे, जो वरिष्ठ अधिकारी थे, ACP DCP रैंक के अधिकारी रास्ते पर उतरे थे। और इसीलिए हमने देखा कि जब ये बात पुलिस कंट्रोल रूम में आई तो हमने देखा कि हेमंत करकरे, अशोक कामटे समेत जो है बाकी अन्य पुलिस अधिकारी जो है एक ही जीप में बैठ के, वो खबर भी हमने देखी किस प्रकार से कि CST की ओर से वो गुजरे थे और अजमल कसाब को ढूंढते हुए कामा अस्पताल तक गए थे। हालांकि पुलिस के पास उस वक्त ये जानकारी नहीं थी कि इन आतंकवादियों के पास आखिर कौन से हथियार है, किन किन हथियारों से ये आतंकवादी लैस है। ये एक बड़ी बात जो है बाद में जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो सामने आई। हालांकि उसके बाद हमने देखा जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स में कई सारी और बातें सामने आई, जिसके हम कहते हैं कि एक इंटेलिजेंस फेलियर कहा गया था। हालांकि बाद में ये भी सामने आया कि इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी दी गई थी लेकिन वो सही जगह नहीं पहुंची। तो वही सारी जानकारी जो है अब हम देखेंगे किस तरीके से बाहर आएगी जब पूछताछ की जाएगी तो, और देखना ये भी होगा कि किस तरीके से, और कई ऐसे सवाल और कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो कि अब बाहर आ सकेंगे जब तैमूर राणा से पूछताछ की जाएगी। और हम देखेंगे और भी कई ऐसे ना सिर्फ नाम बल्कि जिस तरीके से सिलसिलेवार जिन तारों को जोड़ने का काम किया भारतीय एजेंसियों ने, वो वाकई काबिल तारीफ। और एक ये भी एक बड़ी उपलब्धि कि इसका जो प्रत्यर्पण है वो किया गया। तैमूर राणा जो कि अब से कुछ समय बाद भारत पहुंचेगा और उसके बाद उससे पूछताछ शुरू की जाएगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा से आपके साथ हम जुड़ेंगे और